जय हिंद दोस्तों आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम जनरल अवेयरनेस प्लस स्टैटिक के जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका मॉक टेस्ट पहला है। इसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए पहले देख लेते हैं हमने किस किस एग्ज़ाम को टारगेट करके ये मॉक टेस्ट बनाया है। तो इनमें से सभी एग्ज़ामों को हमने टारगेट करके ये मॉक टेस्ट बनाया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ चुका है। सबसे पहले आप लोग नोटबुक और पेन ले लीजिएगा। 1 से 25 तक आप लोग नंबर कर लीजिए। उसमें जो आप लोग सही कर रहे हैं उसको आप लोग नोट करते जाइएगा और जो गलत कर रहे हैं उसको भी आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा, फिर आप लोग सलूशन देखा करिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। काकोरी षड्यंत्र के तहत काकोरी और लखनऊ के बीच में ट्रेन डकैती हुई थी। कब हुई थी आपको बताना है। 1919 में, 1931 में, 1925 में या 1929 में। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1925 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चलिए इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। जैसे यह 9 अगस्त 1925 को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार के खिलाफ की गई थी। ठीक है, किसके खिलाफ? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। अब इसमें शामिल कौन कौन थे तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लहरी और चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य क्रांतिकारी ने भी इसमें शामिल हुए थे, यानी इसको अंजाम दिया था। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको नोट करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषण का स्थल है और यह पर्णहरित में भी शामिल है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कोशिका द्रव्य, केंद्रिका, राजधानी, हरित लवक। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरित लवक। ठीक है, तो अब देखिएगा, पर्णहरित पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है। यह पौधों में प्रकाश संश्लेषण का वह स्थान है जहां पौधे ऊर्जा का उपयोग कर अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, यह एक हरा प्लास्टिड है जिसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ठीक है, अंतर्विष्ट है जो दृश्य प्रकाश ऊर्जा, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। तो इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको पता रहना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, यानी स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी आपको बताना है। फातिमा बीबी, सरोजनी नायडू, शारदा मुखर्जी या विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, जैसे अब पूछ लेगा कि यह किस राज्य की राज्यपाल थी, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। यह भारत के उत्तर प्रदेश, किस राज्य के? उत्तर प्रदेश के राज्य के राज्यपाल पद ग्रहण किया था। किस सन में किया था? 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक। ठीक है, इन्होंने अपना पदभार संभाला था। इनकी बेटी पद्मजा नायडू ऐसी दूसरी भारतीय महिला थीं जिन्होंने 1956 से 1967 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्य किया, यानी दूसरी महिला इनकी पुत्री थी जिनका नाम पद्मजा नायडू था। ठीक है, और ये कहाँ के राज्यपाल का कार्यभार संभाली थी? पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी तत्व क्या हैं? तो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी तत्व क्या क्या हैं आपको बताना है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। फीफा का मुख्यालय कहाँ है, आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर बताइए आप लोग, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज़ूरिच। ठीक है, तो अब देखिएगा इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको पता रहना चाहिए। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा का मुख्यालय ज़ूरिच स्विट्ज़रलैंड में है। कहाँ पे ये ज़ूरिच है, ये स्विट्ज़रलैंड में है। 1904 में स्थापित फीफा फुटबॉल की सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं, ठीक है, विशेष रूप से 1930 से आरंभ हुई विश्व कप के आयोजन के लिए उत्तरदायी है। यह किसके लिए उत्तरदायी था, 1930 विश्व कप के लिए उत्तरदायी था। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा 1904 में। ठीक है, कहाँ पे हुई थी, ज़ूरिच स्विट्ज़रलैंड में। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। इनमें से कौन विद्युत रोधी है, कौन विद्युत रोधी है आपको बताना है। मरकरी, कार्बन, जर्मेनियम, कांच। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कांच। ठीक है, तो अब देखिए और कौन से विद्युत रोधी हैं, तो जैसे प्लास्टिक हुआ, रबड़ हुआ, पोर्सिलेन हुआ, लकड़ी हुआ, मृत्तिका, शुष्क वायु। ठीक है, ये सभी क्या हैं, विद्युत रोधी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा स्मारक पत्थरों का स्वप्न के रूप में जाना जाता है। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, पंचमहल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके किस कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, अब पूछ लेगा पंचमहल कहाँ पे स्थित है। तो यह फतेहपुर सीकरी के सर्वाधिक प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। यानी यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है और सर्वाधिक प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। इसे ड्रीम इन स्टोन कहते हैं। ठीक है, अब पूछ लेगा इसका निर्माण किसने करवाया था। तो इसका निर्माण अकबर द्वारा मुगल महिलाओं और हराम की महिलाओं के लिए करवाया गया था। हरम, ठीक है, हरम की महिलाओं के लिए करवाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा पूछ लेगा अकबर के पोते शाहजहां ड्रीम इन मार्बल यानी ड्रीम इन मार्बल का नाम बताइए सही क्या है। तो इसका नाम ताजमहल है। ठीक है, तो इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, आपको पता ही है। इसको ताजमहल को भी क्या कहते हैं, ड्रीम इन मार्बल कहते हैं। तो ये जो पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, ड्रीम इन स्टोन पंचमहल को कहते हैं, ड्रीम इन मार्बल किसको कहते हैं, ताजमहल को। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करिए। इनमें से कौन सा राज्य उच्चतम साक्षरता दर है। ठीक है, इनमें से अपने से दिमाग नहीं लगाना है, इनमें से आपको बताना है। ठीक है, वैसे तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला तो केरल है, लेकिन आपको इनमें से आंसर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, जब ऑप्शन में केरल नहीं रहेगा तो अगर इस टाइप का ऑप्शन रहेगा तो कैसे आंसर देंगे। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। मिजोरम, गोवा, कर्नाटक या हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिज़ोरम। ठीक है, कहाँ, मिज़ोरम। अब देखिएगा सबसे पहले पे तो आपका पता है केरल, इसकी साक्षरता दर क्या है 93.11 यानी 11 है। उसके बाद मिज़ोरम की क्या है 91.58 है। ठीक है, अब देखिएगा अब अगला, जैसे अब इसके बाद कौन आएगा तो त्रिपुरा आएगा। त्रिपुरा की साक्षरता दर 87.75 है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहले पे केरल का है 93.11 है और मिज़ोरम का 91.58 है और त्रिपुरा का 87.75 है। तो ये तीनों आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, पहला आपका केरल है, दूसरा मिज़ोरम और तीसरा त्रिपुरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं।
उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा सरल से बुलबुलों का निर्माण होता है। सरल से बुलबुलों का निर्माण होता है। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा तरल होगा यहाँ पे, तरल से बुलबुलों का निर्माण होता है। पृष्ठ ऊर्जा, उबाल, पृष्ठ तनाव, गैस निष्कासन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उबाल। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? विश्व में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोटर वाहन। कौन है? मोटर वाहन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए पूछ लेगा इसको जो प्रस्तुत करता है यानी प्रदूषण की जो देख रेख करता है वो उस एजेंसी का नाम बताइए। तो एजेंसी आप लोग नोट कर लीजिएगा, पर्यावरणीय सुरक्षा एजेंसी। इसको शॉर्ट में EPA भी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा ये जो उत्सर्जन करता है यानी मोटर वाहन क्या उत्सर्जन करता है, कौन सी गैस? तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अस्थिर कार्बन यौगिक प्रदूषकों में सर्वाधिक उत्तरदायी प्रदूषण का स्रोत है। ठीक है, इसके बाद दूसरे स्थान पे औद्योगिक गतिविधियां वायु प्रदूषण का कारण बनती हैं। यानी इसके बाद जो दूसरा प्रदूषण है वो औद्योगिक की गतिविधियां। ठीक है, चलिए औद्योगिक में जैसे फैक्ट्री वगैरह आ जाएगा। जियोलाइट क्या है, यानी जियोलाइट क्या है आपको आंसर देना है। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल योजित। यहाँ पे योजित होगा, जल योजित एल्युमिनियम। ऑप्शन बी, जल योजित एल्युमिनियम सिलिकेट, जल योजित एल्युमिनियम सिलिकेट। ठीक है, तो इसको जल योजित कर लीजिएगा। ठीक है, जा पे छोटी की मात्रा चढ़ा लीजिएगा। तो ऑप्शन यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, पानी का क्वथनांक निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है आपको बताना है। घनत्व पर, आयतन पर, द्रव्यमान पर या वायुमंडलीय दाब पर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वायुमंडलीय दाब पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट रहता है जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए वो हम बता देते हैं। इनमें से कौन से मरुस्थल में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडारित है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आप लोग इसको स्टार लगा लीजिएगा। यानी किस मरुस्थल में सबसे ज़्यादा स्वर्ण भंडारित है, सोने पाए जाते हैं। ठीक है, सोने का उत्खनन होता है, आपको बताना है। सोने का खाद्यान्न स्थित है तो आपको बताना है। गोबी मरुस्थल, मजो मरुस्थल, तनामी मरुस्थल या किजिलकुम मरुस्थल। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मजो मरुस्थल। ठीक है फ्रेंड्स, तो और देखिए अब ये पूछ लेगा कि ये कहाँ पे स्थित है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का मजोवे मरुस्थल अपने सोने के भंडार के लिए क्या है, जाना जाता है। इसका विस्तार कैलिफोर्निया, दक्षिण नवेदा, दक्षिण पश्चिमी उटाह और उत्तर पश्चिम अरिजोना, ठीक है, अरिजोना में है। इसका यहाँ तक विस्तार है। यह मरुस्थल 19वीं शताब्दी में सोना उत्खनन का विशाल केंद्र था, यानी 19वीं शताब्दी में। लेकिन फ्रेंड्स यह वर्तमान में भी सोने का बड़ा भंडारण है। कहाँ पे स्थित है? जैसे आपको हमने बता दिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, हिमालय को इस नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन पर्वत, घाटी पर्वत, हिंद पर्वत, मोड़दार पर्वत। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोड़दार पर्वत। ठीक है, तो चलिए, हिमालय वलित पर्वत का उदाहरण है। इसका निर्माण पृथ्वी के दो या अधिक विवर्तनीय प्लेटों के टकराने से हुआ है। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, यानी प्लेट का नाम क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, दो जो मुख्य हैं, यूरेशिया प्लेट के मध्य अभिसारी सीमा के साथ पर्वतोत्पत्ति या महाद्वीपीय टकराव के परिणाम स्वरूप हुआ है। ठीक है, कौन कौन सी दो प्लेट हैं आपको नोट करना चाहिए जिसके टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेटों के मध्य अपसारी सीमा के द्वारा। तो चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट, स्टार लगा लीजिए। सबसे पहले स्टार लगाइए। थॉमस कप संबंधित है लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, बिलियर्ड्स। सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करो बच्चा लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैडमिंटन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिएगा इसमें कौन कौन से और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको पता रहना चाहिए। तो थॉमस कप बैडमिंटन विश्व संघ यानी BWF के सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करने वाला टीमों के मध्य आयोजित होने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा है। ठीक है, और BWF वैश्विक स्तर पर बैडमिंटन की शीर्ष राशि, ठीक है, शीर्ष शासी परिषद है। थॉमस कप प्रतियोगिता 1949 में आरंभ की गई थी, यानी थॉमस कप प्रतियोगिता 1949 में, पूछ लेगा किस सन में, तो 1949 में, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अब अगला ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है, यानी अमरकंटक के पठार से कौन सी नदी निकलती है आपको बताना है। बेतवा, नर्मदा, सोन, गोदावरी। जल्दी से इसका आंसर दीजिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल नर्मदा कुंड है जो अमरकंटक की पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, ये पहाड़ी पूर्वी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। ये अमरकंटक पहाड़ी के कपिल धारा जलप्रपात से होकर नीचे उतरती है और ये सतपुड़ा और विंध्य श्रेणी के भ्रांस घाटी में बहती है। ठीक है, पूछ लेगा किस घाटी में बहती है, तो भ्रांस घाटी में बहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। व्यावसायिक रूप से प्रयोग किए जाने वाला पहला कंप्यूटर था, कौन सा कंप्यूटर था व्यावसायिक रूप से प्रयोग किए जाने वाले, तो इसका नाम क्या है, ऑप्शन सी, यूनिवैक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भंडारण बैटरी में क्या प्रयोग किया जाता है, भंडारण बैटरी में क्या प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। सीसा, तांबा, टीन, जिंक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीसा। 19वां, LPG ज़्यादातर तरलीकृत है, का हाइड्रोजन, ब्यूटेन, ऑक्सीजन, मीथेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्यूटेन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग नोट करते चलिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको और बता दें LPG में और कौन सी गैस ज़्यादा पाई जाती है, तो प्रोटोन और दूसरा है ब्यूटेन। ठीक है, प्रोटेन ब्यूटेन, यानी ये ब्यूटेन है और प्रोटेन, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा जिससे LPG बना है। कौन सा उपकरण प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर दीजिए। कौन सा उपकरण है जो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेक्समीटर। ठीक है, कौन सा होगा, लेक्समीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर इसका इम्पोर्टेंट
और पॉइंट जानना चाहते हैं तो पूछ लेगा कि इसका एसआई मात्रक क्या है। तो इसका एसआई मात्रक ल्यूमिनस फास वर्ग मीटर प्रति वर्ग मीटर है। ल्यूमिनस फास्क प्रति वर्ग मीटर है, ठीक है। यानी अब देखिएगा पूछ लेगा कि 1 Lx बराबर क्या होता है, 1 Lm प्रति, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए, बाँस को वर्गीकृत किया जाता है, बाँस को वर्गीकृत किया जाता है, आपको बताना है सरबन, पेड़, हर्ब, ठीक है, या घास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घास, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि बार बार आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टार लगा लीजिएगा। मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, आपको बताना है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपसे तो जान लीजिए आपको जीएस पढ़ना बेकार है, ठीक है। तो इसका तो आंसर आप लोग दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए बताइए कितने लोगों का सही था ऑप्शन बी। हाँ, काफ़ी लोग आंसर दे रहे हैं, सही दे रहे हैं। अब इससे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। जैसे मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया, ठीक है, किया गया था। शुरू में इसकी संख्या 10 थी, यानी कितने पहले शुरू में थे, शुरू में मौलिक अधिकार 10 थे। उसके बाद 2002 में 86वें यानी 86वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों की संख्या बढ़ाकर 11 कर दी गई थी, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी फसल उत्पादन की दृष्टि से समृद्ध है, परंतु इसमें किसका अभाव है, किसका अभाव है जलोढ़ मिट्टी में, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करिए। 23 का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ह्यूमस तथा नाइट्रोजन, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ मिट्टी है जो नदियों और लहरों द्वारा जमा किए गए अवसादों से निर्मित होती है। किससे निर्मित होती है, नदियों और लहरों द्वारा जमा किए गए अवसादों से निर्मित होती है। हालांकि खटिमय और लवणीय क्षार वाली जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी को छोड़ सभी जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है, जो फसल के उत्पादन को सीमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आवश्यकता अनुसार सिंचाई, उर्वरक तथा उचित कृषि तकनीकी से जलोढ़ मिट्टी में पैदावार बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब 2 क्वेश्चन हमने करंट अफेयर के लिए हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये फरवरी और मार्च के करंट अफेयर हैं, जो कि अगर आपका हाल ही में एग्ज़ाम हो रहा है तो ये टेस्ट आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ, आपको बताना है। मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई। सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब या राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। अगर समझ में आया है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कहिएगा कि इस चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर देते हैं तो इस टाइप से अगर बन जाता है तो आपके सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक करिएगा,
शेयर करिएगा और कमेंट 100% करिएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।